हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 6 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अब फाइनली रिज़ाइन कर दिया है। जो सचिन वाजे वाला जो पूरा केस चल रहा था, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो ये मुद्दा जब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में पहुँचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को डायरेक्ट किया है कि आप अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो स्टार्ट करो और साथ में अनिल देशमुख को ऑर्डर दिया कि आप रिज़ाइन दो। क्योंकि अगर अनिल देशमुख वहाँ पर अपॉइंटेड रहते हैं एज अ होम मिनिस्टर तो उस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉबिंग होगी, सर्च जो होगा वो फेयर नहीं हो पाएगा। तो इनको आप यहाँ से पहले पावरफुल जो पोस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी है पुलिस डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट सारा किसके अंडर में आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो ऐसे चलते इनको कहा गया है कि आप रिज़ाइन करो होम मिनिस्टर की पोस्ट से। तो ये है पूरा मुद्दा, बाकी हम कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये कहा कि आपने जो ये वीकेंड्स पे लॉकडाउन जो इम्पोज़ किया है ना, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। आपको और ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लगातार केसेस राइज होते चले जा रहे हैं। और जो पिछले साल में जो सिचुएशन थी, पिछले साल भी महाराष्ट्र में केस बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है, तो वही चीज़ अभी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है, नहीं देखेंगे। इसके अलावा इधर देखोगे कि अभी जो छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ है माओइस्ट का, उस अटैक में एक CRPF का एक इंडिविजुअल, राइट, राकेश्वर सिंह मनहास, ठीक है, ये रिटर्न होने वाले थे, अपने घर को जाने वाले थे, बट ये अभी मिसिंग है। अभी यूँ लगता है कि जैसे कि माओइस्ट ने इनको एब्डक्ट कर लिया, दैट मीन्स इनको किडनैप कर लिया है। अब वो देखते हैं, आगे टाइम बताएगा क्या हुआ है क्या नहीं। तो अभी ये भी काम का नहीं है, हमारे लिए डिस्कस करने लायक नहीं है। इधर आप देखोगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको पावर दे देता है कि कोई भी अगर नेशनल सिक्योरिटी, दैट मीन्स अगर हमारे कंट्री की सिक्योरिटी को कोई भी थ्रेट पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी अगर कंडक्ट की जाती है, तो उसके बेसिस पे स्टेट, दैट मीन्स सरकार जो है वो पुलिस फोर्स का यूज़ करके प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है किसी भी क्रिमिनल का। मतलब एक हो सकता है पोटेंशियल क्रिमिनल का। बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब आप जानते हो कि जिसमें अगर यूँ लगे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर फ्री रहता है तो उसका डर है कि वो आने वाले 2, 4, 15, 20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बन सकता है। तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ना, NSA, इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो पिछला टाइम जो बीता है ना, उसमें 120 ऐसे ऑर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 94 केसेस को तो क्वैश किया है। मतलब कि 120 ऑर्डर्स में से 94 के ऑर्डर्स को तो बिल्कुल डिस्कार्ड किया है। बोले ये बेसलेस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। बेसिकली ये इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाकर के मेन पॉइंट इतना सा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को कस्टडी में ले लिया जाता है, जिससे कि उसको रोका जा सके कि आने वाले टाइम पे अगर वो कोई भी मतलब ऐसा काम करे जिसकी वजह से सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम हो, सरकार को कोई नुकसान पहुंच सकती है, या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में मुश्किलों का कारण बन सकता है, तो ऐसे में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो इसका मिसयूज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं हाईलाइटेड है कि 120 केसेस में से आप देखोगे काउ स्लॉटर है, वो केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। वो भी कितने, अराउंड 41 केसेस, 120 में से 41 केसेस तो केवल काउ स्लॉटर को लेकर के थे, ठीक है। तो बेसिकली माइनॉरिटी पे ज़्यादा अटैक हुआ है, ये चीज़ बताई जा रही है इस रिपोर्ट के थ्रू, ओके। बाकी और कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, तो हम नहीं देखेंगे। इधर आप देख सकते हो अगस्ता केस, और ये इधर गफलेबाजी का चल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट आएगा जब क्लियर होगा, अभी तो केवल इन्वेस्टिगेशन ही है। पर इतना याद रख लें कि हमने जो राफेल इंपोर्ट किए हैं वो कहाँ से हैं? फ्रांस से, ठीक है। और अगस्ता वेस्टलैंड वाला जो केस है वो भी कहीं ना कहीं आज से लगभग 10-15 साल पुराना केस है। UPA के टाइम पे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड ये मुद्दा है, तो उसमें जो बिचौलिया है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो जो कुछ भी है टाइम देख लेंगे, अभी फ़िलहाल काम का चीज़ है नहीं जिसे हम डिस्कस करें, क्योंकि सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा ना, तब देखेंगे कि क्या था पूरा मुद्दा, ओके। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो ये भी हमारे लिए काम का है नहीं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड सुबह एक आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एडिटोरियल पेज से, और उसी को एक्सटेंड करके उसका यूँ मान लो कि आप थोड़ा सा ओपन वे के अंदर हम और जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में क्या अप्रोच अपनाई गई, जिससे कि वहाँ पर तो जो मायोइज़म है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वो तो कंट्रोल में है, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्ट्रगल जारी है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। इधर उस जो माओइस्ट लीडर हिदमा, उसके बारे में बताया हुआ है, तो ये इतना काम का है नहीं, सब पार्ट ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा नीचे कि सऊदी अरब ने अपनी तरफ से अभी ऑयल प्राइसेस को और राइज़ किया है, पर्टिकुलरली बात की जाए एशिया में, जबकि आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कोई चेंजेस नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइस में, और यूएसए को कंसेशन दिया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा। तो देखेंगे इसके क्या इम्प्लीकेशंस है इंडिया के लिए, और इंडिया इस चीज़ के लिए किस हद तक अपनी कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा जितना भी क्रूड ऑयल डिमांड है ना, उसका 80% तो हम इंपोर्ट से फुलफ़िल करते हैं। देखेंगे इस आर्टिकल को भी, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ 2-3 फैक्ट्स हैं वो आप लिख लो कि अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में और ईस्ट तिमोर, ठीक है, इंडोनेशिया एंड ईस्ट तिमोर, वहाँ पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया जिसकी वजह से 113 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, राइट। तो वो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका नाम क्या दिया गया है, सेरोज, SEROJ, सेरोज ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसने इंडोनेशिया को हिट किया है। ओके, ये देखो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए जो है वो एक सीक्रेट पोर्शन में तालिबान के साथ डील करना चाह रहा है, क्योंकि हमें पता है ना कि 1 मई को यूएसए अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहता है अफगान लैंड से, पर इससे ये जो बातचीत हो रही है ना तालिबान के साथ में, ये सीक्रेट हो रही है। तो इसमें जो अफगानिस्तान की सरकार है फिर से एक्सक्लूड हो गई, जो कि इलेक्टेड सरकार है। तो वहाँ पर इलेक्टेड सरकार की तरफ से एक कह सकते हो ना कि हाँ एक एंगर का मैसेज आया है कि जो भी यूएसए कर रहा है ना जल्दबाजी में निकल तो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में तालिबान के हाथ में अगर रूल चला जाता है तो अफ़गानिस्तान में पीस, जो कि मेन टारगेट है, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, अफ़गानिस्तान इनस्टेबल बना रहेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है आपके सामने यहाँ पर। कल बांग्लादेश में एक फेरी एक्सीडेंट हुआ, मतलब जो ये छोटे शिप्स होते हैं ना जो वाटरवेज के थ्रू चलते हैं, जो इनलैंड वाटरवेज होती हैं, रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, तो एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कम से कम 26 जनों की डेथ हो गई, राइट। तो वो बेसिकली रिवर कौन सी थी वो हम देख सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे शीतलाख्या, ये देखो यहाँ पे है शीतलाख्या, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो शीतलाख्या रिवर में ये एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम देखें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर पेंडेमिक के चलते जो भी कंपनियां अपने लोन को या अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका नहीं पाई, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी हो, उनका रेजोल्यूशन हो, तो उसको एक बार रोका गया था पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल के लिए। अब 1 साल कंप्लीट हो गया सस्पेंशन ऑफ आईबीसी का, कि हाँ 1 साल हो गया। अब आईबीसी के अंडर में जो भी बैंक्रप्सी या फिर जो भी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो एक्टिविटी है, जिसमें कि कोई भी कंपनी अगर अपना पैसा लौटा नहीं पा रही है तो उस कंपनी की एसेट्स को बेचा जाएगा, या फिर पब्लिक बिडिंग के थ्रू जो प्रोमोटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। उसके लिए 1 साल का सस्पेंशन कर दिया था, बोला आईबीसी काम नहीं करेगा अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का जब तक मुद्दा है तब तक। तो अब 1 साल पूरा हो गया ना, बट अभी एक और प्रोविज़न निकाला है कि जो एमएसएमईज है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए एक प्री पैक लेकर के आई है ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एमएसएमईज जो कि अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रही हैं, कितनी 1 करोड़ के अंदर अंदर की रेंज, ऊपर नहीं, 1 करोड़ के अंदर अंदर, अगर वो अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पा रही हैं तो उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो जो भी क्रेडिटर्स हैं, उधार देने वाले जो भी हैं, ठीक है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो फाइनेंस देते हैं ना पैसा, उनकी बात की जा रही है, सिक्योर्ड क्रेडिटर उनको बोला जाता है। बाकी क्रेडिटर तो हो सकता है जैसे कोई फैक्ट्री लगाई हो किसी ने, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने वाला भी हो गया हो कि हाँ भाई फ्री में, उधार में कर दिया, बाद में दे देना, तो वो एक अलग तरीके के क्रेडिटर हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जिन्होंने लोन दिया था उनकी, तो बोला उनके साथ में मिलकर के प्रोमोटर्स बैठ के
और अपना फाइनल प्लान दे सकते हैं 120 दिन के अंदर अंदर। और एक एडजुडिकेटिंग प्रोविज़न रखा गया है कि इस 120 दिन के अंदर अंदर जो प्लान फाइनल आउट होगा, मतलब 4 महीने हो गए, 4 महीने के इस प्लान को फिर जो उधार देने वाला और उधार लेने वाला दोनों पार्टी जब कुछ भी प्लान के लिए एग्री हो जाएंगी तो उसको फिर बाद में अप्रूवल दे दिया जाएगा, तो फिर वो आगे के लिए काम शुरू हो जाएगा। एक तरीके से लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने का प्रोविज़न है इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटा तो आइडिया हमने देख लिया, एक बार इस पर रीडिंग और मार देंगे फिर बाद में। इसके अलावा सेंसेक्स कितना बढ़ा कितना चढ़ा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बायजूस ने कल आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन की डील में खरीद लिया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो IHS मार्केट है, IHS मार्केट, उसके द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये लॉन्च कौन करता है? तो आप याद रखोगे IHS मार्केट। यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में, और कुछ भी काम का नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि इकोनॉमी क्या कंडीशन में है, तो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या लॉन्ग टर्म में जहाँ से पैसा बन सकता है वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना, वहाँ पर पैसा खर्च करना, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो वो अभी मोशन में है और ज़रूर रिटर्न जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ बोली गई। तो इसमें इतना कुछ काम का है नहीं। इधर आप देख सकते हो कि G20 कंट्रीज़ के साथ में इंगेजमेंट में है अभी USA की ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिनका नाम है जेनेट येलन। तो इन्होंने ये कहा कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो G20 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉरपोरेट हाउसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं और एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर के काम भी कर रही है। तो ऐसे में ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, तो इन पर टैक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम ग्लोबल मिनिमम टैक्स की एक स्लैब तो फिक्स हो जाए, जिससे कि टैक्सेशन में आसानी रहे, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने सजेस्ट की है। बाकी G20 में ये क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर, वैक्सीन को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो रही है, जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। जो मेन चीज़ इन्होंने सजेस्ट की दैट इज़ कि ग्लोबल मिनिमम टैक्सेस की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, रेगुलेशन आसान हो पाएगा, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी पेज पे केवल एक ही न्यूज़ बच गई है, वो डिटेल में देख लेंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है फाइटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन छत्तीसगढ़ एंड एल्सवेयर। बेसिकली सुबह हमने आर्टिकल देख ही लिया था कि कल जो अचानक से अटैक हुआ था, इसको बोलते हैं एम्ब्यूशस। एम्ब्यूशस का मतलब है सरप्राइज अटैक। जो माओइस्ट लीडर्स हैं या माओइस्ट जो भी मिलिटेंट्स हैं, उनके द्वारा जब अटैक किया गया तो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की नंबर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 22 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो इनकी मतलब गोलियों की चलने से कहीं ना कहीं शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई, राइट। तो उस केस में अभी यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक तो थी ही कि प्लानिंग जो की गई थी वो तो हमने सुबह देख ही लिया था कि एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये प्लान किया गया था। इसके चलते ये इतने सारे शहीद एक साथ हुए, मतलब हमारी जो पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको हमने खोया, है ना। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक तो ये कि टेक्निकल मिस्टेक तो थी ही, बट ये टेक्निकल मिस्टेक और साथ में छत्तीसगढ़ में ही ये लगातार स्ट्रगल अभी भी बना हुआ है, जबकि दूसरे स्टेट्स में आप देखोगे वहाँ पर बहुत हद तक इन माओइस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा चुका है। आप देखोगे 2010 में लगभग 76 जिंदगियों को खोया गया था, जब दांतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर एक्सेस, इस रीजन में रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है इसको, आप याद रखना, मुझे याद आ गया, रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है ना, उन स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर। तो आप देखोगे बेसिकली माओइस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में क्रैकडाउन कब शुरू हुआ, मतलब सरकार ने कदम उठाने कब शुरू किए, वो था 2005 का साल। और आज आप देखोगे कि लगातार बहुत हद तक ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा चुका है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब देखो स्टेट पुलिस का क्या रोल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो CRPF हो गए या फिर जो आप देखते हो जो कमांडर्स हो गए, कोबरा टीम जो होती है, वो उनके पास में एक्सपर्टाइज होता है, उनके पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी के बारे में जितना वहाँ की लोकल पुलिस को पता हो सकता है ना, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, छत्तीसगढ़ के बारे में जानती है, या फिर झारखंड की पुलिस हो, आंध्र प्रदेश की पुलिस हो, तो वहाँ की पुलिस को ग्राउंड रियलिटी अच्छे से पता होती है, तो उनको लीडरशिप देनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है
कि आंध्र प्रदेश में जो ग्रे हाउंड्स थे, ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट की गई थी इस माओइस्ट इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने बहुत हद तक ग्राउंड लेवल की अपनी जो एक्टिविटीज़ थी अच्छे से परफॉर्म की। रिजल्ट ये रहा कि आंध्र प्रदेश में बहुत हद तक कंट्रोल आ चुका है माओइज्म का, ये माओइस्ट एक्टिविटीज़ को या लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करें। महाराष्ट्र, वो वहाँ पर आप देखोगे इतना बुरा हाल था कि पुलिस स्टेशंस में वहाँ पर वो वेपन तक नहीं रखते थे। वजह कि बोला कहीं अगर माओइस्ट है इनका अटैक हो जाएगा तो वो हथियार लूट के ले जाएंगे और जो पुलिस पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उन्हीं के खिलाफ काम में ले लेंगे। सिमिलरली वेस्ट बंगाल ने भी अपनी तरफ से बहुत सही काम किया है, स्टेट पुलिस की तरफ से बहुत अच्छे काम किए गए हैं। रिजल्ट क्या है वहाँ पर देखो, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत है ना, वो शुरुआत होती ही वेस्ट बंगाल से है, तो वहाँ पर भी कंट्रोल किया जा चुका है। झारखंड के जो जैगुआर्स हैं उन्होंने बहुत हद तक सक्सेस गेन की है। सिमिलरली उड़ीसा में भी ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में ये कहा था कि ये जो माओइस्ट वायलेंस है ना, ये इंडिया के लिए ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसे हमें जल्दी से जल्दी कर्ब करने की ज़रूरत है। देखो सीआरपीएफ ने जो भी कुछ काम किए या फिर जो कोबरा टीम ने जितना कुछ भी काम किया, तो उसके पहले वहाँ की लोकल पुलिस ने एक लीडरशिप का काम किया, फिर उसके बाद में सीआरपीएफ ने अपनी एक्सपर्टाइज का फ़ायदा दिलाया इन स्टेट्स में माओइस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1980 में माओइस्ट वायलेंस शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश पुलिस बहुत ज़्यादा पुअरली ट्रेंड थी, मतलब अच्छी खासी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी, साथ में फंडिंग की भी कमी थी, आप देखोगे इंटेलिजेंस की भी कमी थी। फिर बाद में आपने फाइट बैक करते हो, फंड राइज करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, ग्रे हाउंड्स मतलब स्पेशल पुलिस फोर्स आप क्रिएट करते हो कि ये जो माओइस्ट एक्टिविटी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसको कंट्रोल किया जाए। और ग्रे हाउंड्स को फिर बाद में आप 1989 में फॉर्म करते हो। रिजल्ट क्या रहता है, आज आंध्र प्रदेश में बहुत कम फुटेज रह चुके हैं किसके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल क्रेडल ऑफ नक्सलिज्म बोला जाता है कि ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ है ना, इसकी शुरुआत हुई यहीं से थी। एक छोटा बच्चा जब पलने में पलता है ना, उस तरीके से नक्सलिज्म का पालन पोषण जो शुरुआत का हुआ था वो वेस्ट बंगाल में ही हुआ था 1970s में। बट आप देखोगे कि 1990s आते आते माओइस्ट एक्टिविटी और ज़्यादा अपनी मतलब एक तरीके से अपना जो पोटेंशियल था या अपनी स्पेस था या अपनी फोर्स को और इंक्रीज कर चुका था। बट वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी CPIM जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, उनका जो अपना इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रोग्राम होता था ना, दलाम, उस दलाम प्रोग्राम को फेल करने में वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उसने बहुत शानदार काम किया। आज देखोगे कि 2010 में इन्होंने जब माओइस्ट ने रिटेलिएट किया था तब लगभग 25 पुलिस पर्सन्स वहाँ पे मार्टिर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी। बट ममता बनर्जी सरकार ने और इसके पहले जो लेफ्ट की जो गवर्नमेंट चलती थी, उन्होंने मिलकर के बहुत हद तक वहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। एक माओइस्ट लीडर हुआ करते थे किशन जी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इसके चलते वहाँ पर क्या हो गया कि एक तरीके से पकड़ में आ गई सारी की सारी नब्ज माओइज्म की, कहाँ पे, माओइस्ट एक्टिविटीज़ की, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली उड़ीसा और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस ने जो काम किया, तो एक यहाँ से हम लर्निंग ले रहे हैं कि कितना कुछ मतलब काम कैसे किया जा सकता है, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम छत्तीसगढ़ में कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे C60 करके एक ग्रुप क्रिएट किया गया था और उसी का यूज़ किया गया कि वहाँ पर उड़ीसा और महाराष्ट्र वाले रीजन में कि माओइस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि महाराष्ट्र का तो ये हाल था कि माओइस्ट एक्टिविटीज़ से इतना डर था कि जो थाने थे वहाँ पर हथियार तक रखने बंद कर दिए थे कि कहीं ये अटैक ना कर दे। सेम चीज़ बिहार और झारखंड में की गई। छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम है वो है सबसे बड़ी, एक तो कि वहाँ की पुलिस के लिए अपनी तरफ से देखो क्रिएट तो किया जा चुका है, बट वही है कि अभी तक भी वो नई है। क्या है वो, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। ये एक तरीके से लोकल पुलिस तैयार की जा रही है जिससे कि काउंटर माओइस्ट फोर्स कहा जा रहा है।
कि माओइस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स क्रिएट किए गए हैं। बट अभी भी छत्तीसगढ़ में एक तो क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन बहुत कम है, हॉस्पिटल्स बहुत कम है, स्कूल्स की कमी है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब आप इतना कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या फील करते हैं, एलिनिएटेड। एलिनिएटेड का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड फील करते हैं। शुरुआत में तो क्या था कि छत्तीसगढ़ में ये जो ट्राइबल लोग थे ना, ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में अपने हथियार उठा करके चलते थे कि हमारा शोषण होता है तो इन्हें हमें रोकना ज़रूरी है। बट आज जो टाइम बदल चुका है वो ये कि ट्राइबल लोग जो हैं वो स्टेट, दैट मीन्स सरकार को अपना दुश्मन समझते हैं, तो सरकारी कामों को वो ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आतुर रह रहे हैं। तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है कि कैसे भी करके वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाया जाए। ये जो डीआरजी स्टैब्लिश की गई है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाए और साथ में सीआरपीएफ और जो कोबरा कमांडोज हैं उनके साथ में इनका एक एक प्रॉपर वे में इनका कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑपरेशन कंडक्ट कराने की तैयारियां करवानी चाहिए। बेसिकली बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि सलवा जुदूम ये जब ऑपरेशन कराया था ना, ये बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा सरकार के लिए। अब सलवा जुदूम क्या था? सलवा जुदूम बेसिकली ये प्योरिफिकेशन हंट है, गोंडी लैंग्वेज में बोला जाता है। गोंडी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ में गोंड ट्राइब रहती है, आपको पता है। तो गोंडी लैंग्वेज में सलवा जुदूम का मतलब होता है प्योरिफिकेशन हंट। दैट मीन्स कि आप इसमें क्या किया गया था कि लोकल लोगों को ट्रेनिंग दे दी और उन लोकल लोगों को ही तैयार किया गया माओइस्ट जो भी थे इंसर्जेंट उनके अगेंस्ट में, मतलब लोकल को लोकल से लड़ाने की शुरुआत कर दी थी। ये बोला बहुत ज़्यादा, ये सलवा जुदून जो था ये बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव रहा। इसकी वजह से और ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। आज स्टेट के अगेंस्ट में ट्राइबल लोग खड़े हैं, यही है मेन मुद्दा। तो बोले इनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि सऊदी अरब ने क्यों प्राइसेस राइज कर दिए हैं शिपमेंट के, एशिया के लिए और इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। तो देखो अभी पिछले टाइम में देखे जब से कोविड-19 की जो एक तरीके से रिकवरी रेट भी थोड़ी ठीक है, अभी तो खैर केसेस फिर से बढ़ने लग गए पर डिमांड बढ़ने लग गई, तो उसके चलते अब सऊदी अरब ने जो अपना रेजोल्यूशन ले रखा था इंक्लूडिंग जो अदर OPEC प्लस ग्रुप जो है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड ये कर रखा था कि ऑयल प्रोडक्शन को हम कम रखेंगे। क्योंकि हुआ क्या था, एक टाइम ये आया था जब कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा थे तो क्रूड ऑयल प्राइस बिल्कुल डाउन चली गई थी, डिमांड ही नहीं थी। तो आप देखोगे कि अभी पिछले कई दिनों में ये जो कटिंग की गई थी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कट को जो रेजोल्यूशन लिया गया था OPEC प्लस कंट्रीज़ में, जिनमें सऊदी अरब एक लीडर कंट्री है, तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई। और अब जैसे ही फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से ट्रैक पे नॉर्मलाइज होने लगी हैं, तब से क्रूड ऑयल की डिमांड ज़्यादा होने लग गई इंडिया जैसे कंट्रीज़ में। तो आज देखोगे कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल 100 रुपये की रेंज में भी पर लीटर के हिसाब से आने लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है हमारी कंट्री के लिए। और साथ में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं इंडिया की, उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि अब जो है वो सऊदी अरब से हम जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा हम दूसरे जो कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं, तो हम और ज़्यादा सोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, डाइवर्सिफाइड हम मैनर में काम करेंगे कि ऐसा नहीं कि एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएं और वो कंट्री फिर अपने हिसाब से हमें चलाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। क्योंकि सऊदी अरब के इस तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, जब हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की कि सऊदी अरब से कि आप अपनी जो प्रोडक्शन को कट करने की जो पॉलिसी है उसको आप विड्रॉ कर लो और प्रोडक्शन को राइज करो। तो सऊदी अरब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं कि भाई आप अपने पास में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हुए हैं ना, अच्छा एक टास्क आपके लिए आ गया कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको मेंटेन कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, मैंगलुरु हो गया, और या फिर आप याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे लोकेशंस हैं, एक बार देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये ना कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर्स कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। ठीक है, तो बोला कि उन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को आप एक्सप्लोर करो ना, आपके पास में ऑयल पड़ा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अभी पिछले टाइम में 2021-21 में पर बैरल जो प्राइस है
क्रूड ऑयल की वो $70 तक भी पहुंच गई थी। 40 जो डॉलर पर बैरल हुआ करती थी अक्टूबर में, वो राइज होकर के 64%, और टेम्परेरी एक बार तो मार्च में $70 पर बैरल तक पहुंच गई थी। तो इसके चलते महंगा बहुत ज़्यादा हो गया क्रूड ऑयल। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि शिपिंग प्राइसेस राइज कर दी हैं, किसके लिए? एशियन कंट्रीज़ के लिए। जबकि यूएसए के लिए तो ये शिपिंग प्राइस जो है ना वो कम कर दी है सऊदी अरब ने, और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल चेंज ही नहीं किया है। तो ये एशिया पर ही अटैक क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है कि इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिए उससे सऊदी अरब ने अपनी तरफ से एक कह सकते हैं ना कि काउंटर किया है। आप ये कह सकते हो कि हम हमारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो सऊदी अरब ने रिटेलिएट किया है बेसिकली। ओके, तो ये पूरा मुद्दा था जिसको हमने समराइज मैनर में डिस्कस कर लिया। आप एक बार और रीडिंग इस पे मार देना। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हम इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करते हैं। देखो अभी कुछ दिनों पहले तक तो मतलब कुछ महीनों पहले तक तो इराक सबसे ज़्यादा हमें क्रूड ऑयल प्रोवाइड किया करता था, फिर उसके बाद में सऊदी अरब। अभी आप देखोगे सबसे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, फिर अब दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कहाँ से। आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है कि इंडिया क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। अभी यूएसए चल रहा है, पहले इराक था, इसको रिप्लेस कर दिया यूएसए ने। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब परमानेंट है। सऊदी अरब से हम साल का लगभग 2.88 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। साल का नहीं, केवल जनवरी का ही है केवल। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारा मुद्दा हमने जान लिया है। आगे चलते हैं। इंसॉल्वेंसी रिलीफ पीरियड की हमने बात ऑलरेडी कर ही ली है, तो अब एक बार रीडिंग मार देते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन कौन सी है? आर्टिकल में आ गया आर्टिकल 1, 2, 3। जब कोई सा भी हाउस, एक या फिर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के अगर सेशन में नहीं है और अर्जेंसी आ गई है कि हाँ कानून बनना चाहिए किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर, तब जाके ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे में ऑर्डिनेंस अभी प्रोमलगेट कर दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अब शुरू हो सकते हैं, जो भी एमएसएमईज जिनके ऊपर लाइबिलिटी है 1 करोड़ रुपए तक की, उनको एक बार रिलैक्सेशन देना। क्योंकि अभी तक तो क्या था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन था कि हाँ कोई अगर लोन टाइम पे नहीं दे पाता है तो उस कंपनी को इंसॉल्वेंट कंसिडर करके उसको पब्लिक बिडिंग में या फिर उसके एसेट को बेच देना, या जो प्रोमोटर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके नाम चेंज कर देना, या फिर जो क्रेडिटर है उसको ही ऑनर बना देना। ऐसी प्रोसीडिंग्स की बात की जाती है आईबीसी में। तो बेसिकली कोविड-19 के चलते क्या हो गया था, हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक गई थी। तो सरकार ने 1 साल के लिए आईबीसी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दिया था। और रेंज भी पहले तो देखो 1 लाख ही रखी थी, पर पता पड़ा कि 1 लाख से तो काम नहीं बनेगा, तो 1 करोड़ की रेंज फिर बाद में बढ़ा दी गई थी कि 1 करोड़ तक का लेन देन अगर अटका पड़ा है तो एक बार 1 करोड़ तक की जो भी एमएसएमईज है लेन देन वाली, तो उनको बचाया जाए। अब क्या है कि अब 1 साल कंप्लीट हो गया, तो अब प्री पैक अभी गवर्नमेंट अपनी इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर के आई है, और ये कहा है कि जो भी कंपनियां उधार के कर्जे के तले दबी हुई हैं, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड कंपनी है जिनके ऊपर डेट का लोड है, तो वो कंपनियां जो भी क्रेडिटर्स हैं ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में बैठ करके बातचीत करें और प्रॉपरली कोई रेजोल्यूशन प्लान निकाल के आए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोन दिया हुआ है क्रेडिटर्स के द्वारा, उस लोन को रीस्ट्रक्चर करने का एक प्लान लेकर के आए। ठीक है, और फिर रीस्ट्रक्चर करने के बाद में एनसीएलटी की स्पेशल बेंचेज स्टैब्लिश की जाए जो कि उस प्लान को देखेंगी, और उस प्लान को फिर बाद में अगर ओके कर दिया, इसका मतलब लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएंगी। इसमें क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 कि ऑनरशिप चेंज नहीं होगी, ऑनर वो के वो रह जाएंगे। नंबर 2, जो सिक्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हमारी इकोनॉमी के अंदर एनपीएस और कन्वर्ट नहीं होंगे। एक बार ये स्कोप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी पर काम करने के लिए सरकार ने ये प्री पैक लॉन्च किया है। तो प्री पैक का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बार खुद से आप रीडिंग मारोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, उधार लेने वाले कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कंसेंसुअल बेसिस, मतलब देने वाला क्रेडिटर, उधार लेने वाला डेटर, दोनों बैठ करके सर्वसहमति से लोन को रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे और बिना कोई ऑनरशिप चेंजेस के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम पीरियड कितना दिया है इसमें? देखो 90 दिन का टाइम तो दिया है
कि जो क्रेडिटर और डेटर है दोनों मिलकर के प्लान बना ले और 30 दिन के अंदर अंदर उसको फिर अप्रूवल मिले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी? एनसीएलटी की कुछ बेंचेस, स्पेसिफिक बेंचेस, जो कि इन मुद्दों को सुनेगी और देखेगी कि हाँ कितना वायबल ऑप्शन है ये। समझ गए? अच्छा, अप्रूवल देने के लिए जो क्रेडिटर्स हैं उनकी वोटिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 66% जो उधार देने वाले हैं ना क्रेडिटर्स, उनका अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए लोन की। अगर 66% से कम हुए ना तो वो अप्रूवल नहीं मिलेगा, एक ये ध्यान रखा जाएगा। साथ में इसमें अगर कोई भी फ्रॉड प्रोमोटर है, कोई फर्जी प्रोमोटर है, अगर वो इस स्कीम का गलत फ़ायदा उठाए तो ऐसे में चलते यहाँ पर प्रोटेक्शन का फैसिलिटी भी किया गया है कि ये जो रेजोल्यूशन स्कीम है, प्री पैक रेजोल्यूशन स्कीम, जो अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू रिलीज़ की है, तो बोला इसमें शेयर होल्डिंग जो भी है प्रोमोटर्स की, उनको डाइल्यूट किया जा सकता है अगर वो गड़बड़ करते हुए मिलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क क्रेडिटर को भी रहेगा कि वो जो भी क्लेम ले रहे हैं, जो भी वो अपनी हिस्सेदार अपना हक बता रहे हैं कि मैंने इतना लोन दिया था, इतना मेरा हिस्सा बनता है, मेरा हिसाब इतना है, तो उनको भी थोड़ा सा तो अपने आप को डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया कि आप थोड़े बहुत फंक्शंस को कंट्रोल करोगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अगर कोई फर्जी तरीके से इस प्रोविजन का मिसयूज करेगा ना, प्री पैक प्रोविजंस का, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन जो आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।